हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई रहेगा, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है ताकि एक भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। नंबर 1 देखिए, इन ICT विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंक्रीनियम्स एंड इट्स एक्सपेंशन इज इनकम्पैटिबल। यहाँ पे हमें 4 एंक्रीनियम्स दिए गए हैं एंड इनका मीनिंग भी साथ में दिया गया है। कौन सा एंक्रीनियम अपने मीनिंग के साथ करेक्टली मैच नहीं करता है ये बताना है। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखिए D.PNG मीनिंग है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, करेक्ट है। नेक्स्ट .PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी करेक्ट है। B.RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, करेक्ट है। लास्ट है .CSV कोमा सेपरेटेड वेरिएबल्स, ये पेयर इनकम्प्लीट है, रॉन्ग पेयर है, क्योंकि .CSV का मीनिंग होता है कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। नंबर 2, in ICT which one of the following pairs of acronym and its expansion is incompatible। क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इन्हें मैच करना है एंड बताना है कि कौन सा शॉर्ट फॉर्म अपने मीनिंग के साथ मैच नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले राइट आंसर देखिए C ब्लॉग वेब लॉजिक, ये गलत है। ब्लॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम वेब लॉग नॉट वेब लॉजिक। फिर आपको ए दिया गया है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, करेक्ट है। बी है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, करेक्ट। डी VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इट इज ऑल्सो करेक्ट। Which one of the following acronyms matches incorrectly with its full form? कौन सा एंक्रीनियम अपने फुल फॉर्म के साथ इनकरेक्टली मैच करता है? आंसर क्या होगा? बी RFID दिया गया है, इसका फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस, ये इनकरेक्ट है क्योंकि RFID का मीनिंग होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट में जो आपको दिया गया है इंफ्रारेड डिवाइस, यानी कि ID का मीनिंग होता है आइडेंटिफिकेशन। ए आपको दिया गया है USB यूनिवर्सल सीरियल बस, करेक्ट है। CRT कैथोड रे ट्यूब, करेक्ट है। डी JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, which of the following of pair of acronym and its expansion is incorrectly matched। तो यहाँ पे भी हमें एंक्रीनियम्स का मीनिंग कौन सा मैच नहीं करता है बताना है। तो आंसर देखिए बी होगा UPS मीनिंग है अनइंटरप्टिबल पावर सॉफ्टवेयर, तो UPS को कहते हैं अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई नॉट सॉफ्टवेयर। ए है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, करेक्ट। C DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, करेक्ट है। D MAN मैन जो कि एक नेटवर्क का टाइप है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मीनिंग इसका करेक्ट है। अगेन क्वेश्चन सेम है, आपको एंक्रीनियम्स का पेयर दिया गया है, अपने मीनिंग के साथ कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है ये बताना है। विकल्प आपके सामने है A B C and D। क्या होगा आंसर? आंसर इज B SMTP प्रोटोकॉल का यूज ईमेल सेंड करने के लिए करते हैं एंड इसका मीनिंग दिया गया है सिंपल मेल टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, ये रॉन्ग है। SMTP को कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
तो यहाँ पे आएगा ट्रांसफ़र। ए दिया गया है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, करेक्ट है। सी UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, करेक्ट। डी रोम रीड ओनली मेमोरी, करेक्ट है। Which one of the following acronyms is matched incorrectly with their full form? अगेन हमें सेम क्वेश्चन दिया गया है, 4 एक्रोनिम्स दिया गया है, अपने मीनिंग के साथ कौन सा मैच नहीं करता है बताना है। आंसर क्या बनेगा? डी आपको दिया गया है MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, करेक्ट है। सी CSB कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये भी करेक्ट है, हमने ऑलरेडी देखा। बी GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, बी भी करेक्ट है। राइट आंसर हमारा ए आएगा, PNG पोर्टेबल नेस्टेड ग्राफिक्स, ये रॉन्ग है। PNG को क्या कहते हैं? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। Which of the following statements is are correct regarding malware? malware से रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ए देखिए, अ वर्म रिक्वायर्स अ होस्ट प्रोग्राम टू प्रोपागेट, वर्म को फैलने के लिए एक होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो आंसर होगा इनकरेक्ट है। वर्म एक स्टैंड अलोन मलवेयर होता है जो खुद स्प्रेड होता है एंड इट डज नॉट नीड अ होस्ट प्रोग्राम, इसे किसी होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्प्रेड होने के लिए। तो ए इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे वायरस पूछता तो वायरस को फैलने के लिए होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। अब सेकंड देखिए, अ ट्रोजन हॉर्स डज नॉट सेल्फ रिप्लिकेट, ट्रोजन हॉर्स खुद की कॉपी नहीं क्रिएट करता है, ये ट्रू है। ट्रोजन हॉर्स अपने आप को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है बट इट डज नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ, ट्रू है। थर्ड देखिए, अ रूट किट इज प्राइमरली यूज टू हाइड प्रोसेसेस एंड मेंटेन प्रिविलेज्ड एक्सेस, रूट किट का इस्तेमाल मुख्य रूप से प्रोसेस को हाइड एंड प्रिविलेज्ड एक्सेस बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, रूट किट को डिज़ाइन किया गया है टू कंसील मिलिशियस एक्टिविटी एंड प्रोवाइड अनऑथोराइज्ड प्रिविलेज्ड एक्सेस। फोर्थ देखिए, अ लॉजिक बॉम्ब इज ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक इवेंट और कंडीशन, लॉजिक बॉम्ब किसी खास यानी कि स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन ट्रिगर होने से होता है। तो फोर्थ भी करेक्ट दिया गया है, लॉजिक बॉम्ब एक्टिवेट होता है जब एक सर्टेन कंडीशन या इवेंट फुलफिल होता है या कह लीजिए ऑकर होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए, बी, सी एंड डी में से क्या होगा? ए। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट मलवेयर के बारे में करेक्ट दिया गया है एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट। Which of the given options best describe the truth of the following statements? नंबर 1 देखिए, in Windows 10 night light reduces blue light to help with sleep, Windows 10 में नाइट लाइट जो है रिड्यूस करता है ब्लू लाइट को टू हेल्प विथ स्लीप। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? करेक्ट दिया गया है। नाइट लाइट एडजस्ट करता है स्क्रीन के कलर टेम्परेचर, रिड्यूस करता है ब्लू लाइट को स्पेशली नाइट में। सेकेंड देखिए, इन विंडोज 10 द फोटोज ऐप कैन बी यूज्ड फॉर बेसिक इमेज एडिटिंग, विंडोज 10 में फोटोज ऐप का यूज बेसिक इमेज एडिटिंग के लिए किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोटो ऐप अलाउ करता है बेसिक इमेज एडिटिंग, जैसे कि इमेज को आप क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड देखिए,
In Windows 10, the Windows Store is used to install third-party software. Windows 10 में Windows Store का यूज़ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया गया है। विंडोज स्टोर को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी कहते हैं, जिसका यूज होता है टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एप्स इंक्लूडिंग मेनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या बनेगा? सी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द लास्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस बी? ईमेल एड्रेस का लास्ट पार्ट इनमें से कौन सा हो सकता है? तो नंबर 1 आपको विकल्प दिया गया है यूजर नेम, सेकेंड दिया गया है कंपनी डोमेन नेम, थर्ड वेबसाइट नेम, फोर्थ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नेम। आंसर ए, बी, सी एंड डी में से चूज करिए। क्या होगा? ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट। दोनों को सेपरेट किया जाता है एट सिंबल से। तो लास्ट पार्ट में क्या क्या हो सकता है? तो आंसर होगा सी। लास्ट पार्ट में कंपनी डोमेन नेम हो सकता है, वेबसाइट नेम हो सकता है, या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नेम हो सकता है, लेकिन यूजर नेम नहीं हो सकता है। यूजर नेम ईमेल एड्रेस का फर्स्ट पार्ट होता है। Which of the following options are available under update and security in Windows 10? Windows 10 में आपको फीचर दिया गया है, विकल्प दिया गया है अपडेट एंड सिक्योरिटी। अपडेट एंड सिक्योरिटी के अंडर आपको इनमें से कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं? 1 विंडोज अपडेट, सेकेंड बैकअप, थर्ड विंडोज डिफेंडर, फोर्थ ट्रबल शूट, फिफ्थ सिस्टम स्टोर। आंसर क्या होगा? आंसर है सी। हमें विकल्प दिया गया है विंडोज अपडेट, बैकअप एंड सॉफ्टवेयर डिफेंडर। ट्रबल शूट, सिस्टम रिस्टोर नहीं गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फिशिंग? फिशिंग एक साइबर अटैक है, तो इससे रिलेटेड हमें 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो 1 बाय 1 चलिए रीड करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको रीड करना होगा, देन आप अंडरस्टैंड करेंगे, फिर राइट आंसर चूज करेंगे। 1 देखिए, फिशिंग इज परफॉर्म्ड बाय वन मशीन एंड इट्स इंटरनेट कनेक्शन बाय फ्लडिंग अ वेबसाइट विथ पैकेट्स एंड मेकिंग इट impossible for legitimate users to access the content of flooded website। फिशिंग एक मशीन एंड उसके इंटरनेट कनेक्शन द्वारा की जाती है, जिसमें किसी वेबसाइट को पैकेट से फ्लड किया जाता है, यानी कि भर दिया जाता है, एंड लेजिटिमेट यूजर के लिए उस वेबसाइट की कंटेंट तक एक्सेस को इम्पॉसिबल कर देता है। सेकंड देखिए, Phishing refers to tricking someone into inviting attacker into a securely protected area। फिशिंग का मीनिंग है किसी को ट्रिक करके, यानी कि धोखे से किसी सिक्योर एरिया में अटैकर को इनवाइट करने के लिए प्रोवोक करना। थर्ड दिया गया है फिशिंग इज malicious सॉफ्टवेयर दैट मिसलीड यूजर्स टू बिलीव देयर इज अ कंप्यूटर वायरस installed on their computer or that their security measures are not up to date। क्या मीनिंग है इसका? फिशिंग एक तरह का मिलीशियस सॉफ्टवेयर है जो यूज़र को ये विश्वास दिलाकर मिसलीड करता है कि उनके कंप्यूटर में कोई वायरस है या उनके सिक्योरिटी मेजर्स अप टू डेट नहीं है। फोर्थ दिया गया है फिशिंग इज अ मेथड ऑफ अ सोशल इंजीनियरिंग विद द गोल ऑफ ऑब्टेनिंग सेंसिटिव डेटा सच एज पासवर्ड, यूजर नेम्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग का एक मेथड है, तरीका है, जिसका मकसद पासवर्ड,
यूज़र नेम एंड क्रेडिट कार्ड जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल करना होता है। अब बताइए 1 to 4 में से कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है रिलेटेड टू फिशिंग? आंसर होगा फोर्थ। फिशिंग इज अ मेथड ऑफ social engineering with the goal of obtaining sensitive data such as password, users names and credit card numbers. Identify the correct order to the following list of computer components ranked from slowest to fastest in terms of access time. यहाँ पे हमें कंप्यूटर के कंपोनेंट में दिया गया है ए सीपीयू कैश, बी रैम, सी एसएसडी, डी ऑप्टिकल डिस्क। इनके एक्सेस टाइम के आधार पर सबसे धीमे से सबसे तेज के सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है, यानी कि कौन सी, ये सभी मेमोरी के टाइप है, कौन सी मेमोरी सबसे स्लो होती है, फिर उसके बाद कौन सी आएगी एंड सबसे फास्टेस्ट की ओर जाना है। करेक्ट आंसर हमें चूज करना है 1 to 5 में से। तो सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है? तो आंसर होगा ऑप्टिकल ड्राइव। सेकेंड में आ जाएगा एसएसडी, थर्ड में आएगा रैम एंड फोर्थ में आएगा कैश, सीपीयू कैश। इसका आंसर होगा, अगर हम इसे अरेंज करते हैं स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, तो आएगा डी नंबर 1 में सबसे स्लोएस्ट है, सेकेंड में आ जाएगा एसएसडी, थर्ड में आएगा रैम एंड फोर्थ में आ जाएगा सीपीयू कैश। यानी कि सीपीयू कैश इन चारों विकल्प में से सबसे फास्टेस्ट है एंड ऑप्टिकल ड्राइव सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है। Which of the following computer devices are input devices only? A. Mouse, B. Scanner, C. Monitor, D. Keyboard. करेक्ट आंसर 1 to 5 से बताना है। बताइए कौन सा ग्रुप है जिसमें केवल कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस मेंशन है? आंसर होगा सेकेंड, इनपुट डिवाइस माउस, स्कैनर एंड कीबोर्ड। मॉनिटर इज नॉट इनपुट डिवाइस, इट इज अ आउटपुट डिवाइस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज ए टू डी used in first generation to fourth generation of computers. कंप्यूटर्स के फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन में यूज की गई टेक्नोलॉजीज को ए टू डी सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। तो ए में आपको दिया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट, बी में माइक्रो प्रोसेसर्स, सी ट्रांजिस्टर्स, डी है वैक्यूम ट्यूब्स। आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ, सेकेंड में किसका यूज़ किया गया, थर्ड में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई एंड फोर्थ में किसका इस्तेमाल किया गया। तो आंसर क्या बनेगा? सेकेंड। फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का, सेकेंड जनरेशन में यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर्स का, थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसे शॉर्ट में आईसी कहते हैं, एंड फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर्स का। अब आप बताएंगे कि कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। स्टेटमेंट 1, अ हाइपरलिंक कनेक्ट्स वन डॉक्यूमेंट टू अनदर फाइल और लोकेशन। एक हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट को दूसरी फाइल या लोकेशन से कनेक्ट करता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया गया है, हाइपरलिंक्स आर यूज्ड ओनली इन वेब पेजेस। अब 1 दिया गया है स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। फोर्थ क्या दिया गया है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड फिफ्थ इज नन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा थर्ड, स्टेटमेंट 1 करेक्ट दिया गया है। हाइपरलिंक कैन लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट, वेब पेज, फाइल,
email address or a location within same document. सेकेंड आपको दिया गया है कि हाइपर लिंक्स आर यूज्ड ओनली इन वेब पेजेस, ये फॉल्स है. हाइपर लिंक्स आर ऑल्सो यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्स सच एज MS Word, PDF, प्रेजेंटेशंस, स्प्रेडशीट्स एंड ईमेल्स. केवल वेब पेजेस में यूज नहीं होता है. नेक्स्ट है डैश इज अ कनेक्शन फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर और अ कनेक्शन टू अ वेब पेज और अ फाइल. इनमें से कौन सा एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड या किसी वेब पेज या फाइल से कनेक्शन रखता है? तो आंसर होगा ए, हाइपरलिंक. हाइपरलिंक एक कनेक्शन है फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, और वी कैन से अ कनेक्शन है टू अ वेब पेज और अ फाइल. Which of the following options correctly orders the steps to send emails? Excuse me. ईमेल सेंड करने के लिए हमें 4 स्टेप दिया गया है. 1 है क्लिक द कंपोज बटन. सेकेंड है लॉग इन टू योर ईमेल अकाउंट. थर्ड, एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड टेक्स्ट. फोर्थ, क्लिक द सेंड बटन. अब इन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जब अगर हम किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेकंड में कौन सा आएगा, थर्ड में कौन सा स्टेप होता है एंड फोर्थ में कौन सा स्टेप हम करते हैं. राइट आंसर यहां से आपको बताना है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आंसर देखिए सी होगा, यानी कि लॉग इन टू योर ईमेल अकाउंट. सबसे पहले हम अपने ईमेल अकाउंट को लॉगिन करते हैं. मान लीजिए आपके पास फ़ोन है या सिस्टम है, लेकिन उसमें ईमेल अकाउंट लॉगिन आपने नहीं किया है, तो आप ईमेल कैसे किसी को सेंड या रिसीव कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने ईमेल आईडी को अपने फ़ोन या लैपटॉप में लॉगिन करते हैं. सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, क्लिक द कंपोज बटन. कंपोज बटन पे हम क्लिक करते हैं. थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड टेक्स्ट. जो भी हमें डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम जिस व्यक्ति को ईमेल लिख रहे हैं उसके ईमेल एड्रेस को डालेंगे, फिर किस पर्पस से ईमेल लिख रहे हैं तो वो सारे टेक्स्ट हम ऐड करेंगे. देन क्लिक द सेंड बटन. देन हम सेंड बटन पे क्लिक करते हैं तो ईमेल सेंड हो जाता है. नेक्स्ट, इन MS Excel which of the following options is not used to rename a worksheet? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा विकल्प का यूज हम अपनी वर्कशीट को रीनेम करने के लिए नहीं करते हैं? तो सबसे पहले आंसर देखिए, सेकंड होगा Alt+R. अगर आप अपनी वर्कशीट का नेम चेंज करना चाहते हैं, यानी कि रीनेम करना चाहते हैं, तो Alt+R की मदद से नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट देखिए, राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड वर्कशीट एंड क्लिक रीनेम. अगर आप अपनी वर्कशीट का नेम बदलना चाहते हैं, यानी कि रीनेम करना चाहते हैं, तो उस पर आपको राइट क्लिक करना है. जिस भी वर्कशीट का नाम बदलना चाहते हैं, फिर आपको रीनेम पे क्लिक करना है. मान लीजिए आपने 3 वर्कशीट रखा है. आप वर्कशीट, ये डिफ़ॉल्ट नेम होते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3. इन्हें चेंज करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, फिर रीनेम पे क्लिक करना है, तो आप इनका नेम बदल सकते हैं. सेकेंड मेथड आप फॉलो करेंगे, डबल क्लिक ऑन द वर्कशीट एंड रीनेम. इनमें से जिस भी वर्कशीट को आप रीनेम करना चाहते हैं उस पर आपको डबल क्लिक करना है, डायरेक्टली आप रीनेम कर सकते हैं. थर्ड मेथड आप फॉलो करेंगे रीनेम करने के लिए, क्लिक ऑन द डिजायर्ड सीट एंड राइट क्लिक. यानी कि जो भी सीट को हम रीनेम करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करेंगे, फिर रीनेम का विकल्प आएगा, उसे हम चूज करके करेंगे. तो ये 3 मेथड से आप अपनी वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. फिफ्थ आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि राइट आंसर हमारा सेकेंड है. फाइंड आउट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. 1 देखिए, डोनट चार्ट्स कैन बी यूज्ड व्हेन वी हैव मोर देन 1 डेटा सीरीज. डोनट चार्ट का
इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सीरीज हो। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है एक्सक्यूज मी, या फॉल्स है? आंसर होगा ट्रू है। डोनट चार्ट का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सीरीज हो। अनलाइक पाई चार्ट, डोनट चार्ट कई डेटा सीरीज हमें शो कर सकता है। सेकंड देखिए, डोनट चार्ट्स शो डेटा इन रिंग्स वेयर ईच रिंग रिप्रेजेंट्स अ डेटा सीरीज। डोनट चार्ट डेटा को रिंग के रूप में दिखाते हैं, जैसे पाई चार्ट होता है जहां हर रिंग एक डेटा सीरीज को दिखाती है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है। डोनट चार्ट में हर एक दूसरे के अंदर बनी रिंग एक अलग डेटा सीरीज को शो करती है। तो आंसर क्या बनेगा? फोर्थ, फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है। The dash in the mail merge will typically be MS Access database table, MS Excel 2019 spreadsheet, Outlook contacts list और MS Word table। मेल मर्ज में आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस टेबल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 स्प्रेडशीट, आउटलुक कॉन्टैक्ट लिस्ट या MS वर्ड टेबल में से क्या हो सकता है? आंसर है 1, डेटा सोर्स। द डेटा सोर्स इन द मेल मर्ज विल बी MS एक्सेस डेटाबेस टेबल, MS एक्सेल 2019 स्प्रेडशीट, आउटलुक कॉन्टैक्ट लिस्ट और MS वर्ड टेबल। अ डिवाइस ड्राइवर इज, डिवाइस ड्राइवर क्या है? 1, अ पोर्ट दैट कनेक्ट्स अ डिवाइस एंड अ सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर एक पोर्ट है जो सिस्टम एंड डिवाइस को कनेक्ट करता है। थर्ड दिया गया है अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स डिस्क कंप्रेशन। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो डिस्क कंप्रेशन करता है। फोर्थ आपको दिया गया है अ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करता है। सेकेंड दिया गया है अ सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रांसलेट्स डेटा इनटू अ फॉर्मेट अंडरस्टूड बाय द डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है एंड डेटा को ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसे डिवाइस समझ सके। एंड फिफ्थ इज नन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड, डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है एंड ट्रांसलेट करता है डेटा को इनटू अ फॉर्मेट जो डिवाइस समझ सके। When sending email, what is the main role of the forward option? जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो फॉरवर्ड विकल्प का मेन रोल क्या होता है, मेन काम क्या होता है? यानी कि अगर आपको कोई ईमेल आई है या फिर आपने कोई ईमेल किसी को सेंड करके रखा है, उस ईमेल को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे किसी व्यक्ति को सेंड कर सकते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है? तो आप सभी को रीड करिएगा। आंसर देखिए, थर्ड है टू सेंड द इंटायर ओरिजिनल ईमेल टू अ कंप्लीटली न्यू रिसिपेंट। इंटायर ईमेल को यानी कि ओरिजिनल ईमेल को पूरी तरह से किसी नए व्यक्ति को सेंड करने के लिए हम फॉरवर्ड विकल्प का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई ईमेल आपको आई है, आप उस ईमेल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप काम करते हैं किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड को भेजना चाहते हैं, तो उसे फॉरवर्ड कर देंगे तो वो ईमेल कंप्लीटली जो है उस व्यक्ति के पास चली जाएगी। या फिर आपने कोई ईमेल सेंड किया है, उस ईमेल को किसी और व्यक्ति को भी सेंड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कर देंगे। तो फॉरवर्ड का यूज़ इस काम के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू ईमेल इज इनकरेक्ट। ईमेल के रेफरेंस में हमें 1 to 4 विकल्प दिया गया है, इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है। 1 देखिए, ईच ईमेल एड्रेस इन द वर्ल्ड इज यूनिक। दुनिया में हर ईमेल एड्रेस यूनिक होता है, ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है? आंसर होगा करेक्ट है।
सेकेंड देखिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ द डोमेन नेम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक ईमेल एड्रेस में 2 पार्ट होता है, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। तो ईमेल एड्रेस का, किसी भी ईमेल एड्रेस का पहला पार्ट डोमेन नेम होता है, तो आंसर होगा नो, इनकरेक्ट। यूजर नेम होता है फर्स्ट पार्ट, ना कि डोमेन नेम। डोमेन नेम लास्ट पार्ट और वी कैन से सेकेंड पार्ट होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। थर्ड भी देख लीजिए, जो कि ईमेल के बारे में करेक्ट दिया गया है। ईमेल इज एन ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम। ईमेल एक ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम है, करेक्ट है। फोर्थ देखिए, जीमेल इज अ फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। तो जीमेल, जिसे कहते हैं गूगल मेल, एक फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है। तो ईमेल के बारे में 1, 3rd एंड 4th करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है। Which statement does not accurately describe phishing emails? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फिशिंग ईमेल्स को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करता है? आंसर देखिए, 1 करेक्ट है। दे ऑलवेज कंटेन अ स्टैंडर्ड लीगल डिस्क्लेमर एट द बॉटम। फिशिंग ईमेल में हमेशा नीचे एक स्टैंडर्ड लीगल डिस्क्लेमर होता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिशिंग ईमेल जो आती है वो गलत इरादे से किसी व्यक्ति को भेजी जाती है, तो उसमें स्टैंडर्ड लीगल डिस्क्लेमर हो ही नहीं सकता। अब सेकंड देखिए, दे ऑफन यूज डिसेप्टिव लिंक्स टू मिलिशियस साइट। फिशिंग ईमेल में अक्सर मिलिशियस साइट के डिसेप्टिव लिंक्स होते हैं। अगर हम उन्हें ओपन करते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। थर्ड देखिए, दे में कैरी इन्फेक्टेड फाइल्स और मिलिशियस अटैचमेंट्स। फिशिंग ईमेल इन्फेक्टेड फाइल्स या मिलिशियस अटैचमेंट कैरी करते हैं, यानी कि उनमें होता है। तो ये भी करेक्ट दिया गया है फिशिंग ईमेल के बारे में। फोर्थ देखिए, दे फ्रीक्वेंटली मिमिक लेजिटिमेट सोर्सेस और ट्रस्टेड इंटिटीज। फिशिंग ईमेल अक्सर लेजिटिमेट सोर्सेस या ट्रस्टेड इंटिटीज का रूप धारण करते हैं, यानी कि बताने की कोशिश करते हैं कि जो आप ईमेल देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो ट्रस्टेड सोर्स से आया है, लेजिटिमेट ईमेल है, आप इसे ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जो भी इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपको लिंक दिया गया है, आपसे जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है आप फिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी फिशिंग ईमेल के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? ए, आ रिसिप्ट सेंट बाय द रिसिपेंट। सेकंड आपको दिया गया है, आ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंड अलोंग विथ ईमेल मैसेज। किसी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ सेंड किया गया हो। थर्ड है, malicious parasite that feeds of your message and destroys the contents. फोर्थ है, a list of GC और BCC recipients। तो ईमेल अटैचमेंट किसी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट होता है जो ईमेल मैसेज के साथ हम सेंड करते हैं। सपोज आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, उसके साथ आप अपना रिज्यूमे सेंड करना चाहते हैं या कोई पिक्चर सेंड करना चाहते हैं, तो अटैचमेंट के थ्रू अटैच करके सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का वीडियो। एंड एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट अ लाइन ब्रेक इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में एक लाइन ब्रेक क्रिएट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? आंसर यहाँ से चूज करके कमेंट में लिख के बताना है। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।